हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे आपका मूल विधि का पहला पार्ट देखेंगे हम, जिसमें दोस्तों आपका भारतीय दंड संहिता के बारे में बात करेंगे जो 1860 थी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज वीडियो। और दोस्तों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों डेली आपको 3 वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही हैं यूपीएसआई के लिए, जहाँ पर दोस्तों सुबह मिलती है आपको मैथ है रीजनिंग वीडियो, और दोस्तों साथ में आपको शाम को 6 बजे मिलती है मूल विधि की, और रात को 9 बजे मिलती है आपको संविधान और राजव्यवस्था की वीडियो। तो दोस्तों पहला पार्ट है आपका, इसमें कुछ बेसिक देखेंगे, साथ में देखेंगे आपका कि अपराध की परिभाषा और उसके आपके तत्व कौन कौन से हैं, जहाँ से कि दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों लगभग आपको 25 वीडियो में मान चलो आपका पूरा मूल विधि कंप्लीट करा दिया जाएगा। कैसे कराएंगे देखिए, पहले जैसे आपको बाहर दंड संहिता है, ठीक है, इसके 23 अध्याय हैं और आपकी 511 धाराएं, जो भी आपको इंपोर्टेंट धारा है उनको पढ़ाया जाएगा। और फिर दोस्तों उसके बाद आपको एक वीडियो बनाया जाएगा जिसमें आपको सारे एमसीक्यू आपको सॉल्व करा दिए जाएंगे, ठीक है, जो भी आपके चैप्टर से बन सकते हैं। और दोस्तों जो आपका आईपीसी है इसी में थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद आपके सारे चैप्टर छोटे छोटे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों पहले बात करते हैं आपका भारतीय दंड संहिता, ठीक है, 1860, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका इंडियन पेनल कोड, इंडियन पेनल कोड 1860, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों लागू कब हुआ था? दोस्तों लागू हुआ था आपका 1 जनवरी 1862 से, ठीक है, भारत में। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार पूछा गया आपके यूपीएसआई एग्जाम में। और अगला दोस्तों गवर्नर जनरल की अनुमति कब मिली थी? दोस्तों अनुमति मिली थी आपको 6 अक्टूबर 1860 को, ठीक है। और दोस्तों आईपीसी जो लागू करने का श्रेय जाता है वो आपको जाता है लॉर्ड मैकाले को। क्यों जाता? देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या हुआ था भारत में, जो पहला विधि आयोग बना था, कब बना था पता होगा आपको, पढ़ा होगा आपने। ये दोस्तों बना था आपका 1834 में, जिसके जो आपके अध्यक्ष थे वो थे आपके लॉर्ड मैकाले, ठीक है। और जो इनकी जो अध्यक्ष थे तभी आईपीसी का आपका ड्राफ्ट तैयार किया गया था इनके काल में, ठीक है। और दोस्तों ये जो आपका आईपीसी ये जो है आपका विश्व का सबसे बड़ा दांडिक संग्रह है, ठीक है, मतलब इससे बड़ा कोई आपका दांडिक संग्रह नहीं है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। इसे दोस्तों इसको आपको बोलते हैं मुख्य क्रिमिनल कोड, मुख्य क्रिमिनल कोड बोलते हैं आपका आईपीसी को, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। और दोस्तों मैं केवल आपको इतना बताऊंगा जितना आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, फालतू चीज़ पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करनी है चीज़ों में। आगे चलते हैं कि जो आपका भारतीय दंड संहिता है वो 1860 एक व्यापक कानून है, ठीक है, जो भारत में आपराधिक कानून के वास्तविक पहलुओं को शामिल करता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ये हो गया एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि भारत के किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों के बारे में बताता है, और उनमें से प्रत्येक के लिए सजा और जुर्माने का प्रावधान करता है, बताता है, ठीक है। यहाँ पे एक शब्द दोस्तों आया अपराध, इसको हम देखेंगे आगे कि अपराध आपकी परिभाषा क्या है इसकी, और आपके इसके तत्व क्या है। अगला दोस्तों आपका कि जो आपकी भारतीय दंड संहिता ये आपके पूरे भारत में लागू है। और दोस्तों इस संहिता में जो आपका महिलाओं को विशेषाधिकार दिया गया है, प्राप्त है, ठीक है। और दोस्तों बताना चाहूँगा आपको कि आपका जो 31 अक्टूबर 2019 से पहले, ठीक है, जब क्या हुआ था, जम्मू कश्मीर आपको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, यहाँ से आपका धारा 370 हटा दी गई थी, ठीक है, यानी आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से। उससे पहले दोस्तों ये आपका भारतीय दंड संहिता जो यानी कि आईपीसी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 से पहले। उसके बाद से आपको लागू होने लगी है। उससे पहले दोस्तों आपका जो लागू होता था, जो होता था रणवीर आचार संहिता, ठीक है, ये भी आचार संहिता रणवीर दंड संहिता, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम बन सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखना कि उससे पहले आपका रणवीर दंड संहिता लागू होता था। और दोस्तों आप आईपीसी आपको है क्या, देखिए, जब दोस्तों आप कोई मूवी देखते थे पुरानी वाली, उसमें क्या बोला जाता था, ताज इरात ए हिंद, ये आपका उर्दू में बोला जाता है भारतीय दंड संहिता को, ठीक है। जब आप मूवी देखते हो कोई पुरानी मूवी 1990 की 80 की, तो उसमें क्या होता था, जब आपका कोर्ट में सजा सुनाई जाती थी तो उसमें क्या बोलता आपका जज जो बोलता था कि ताज इरात ए हिंद दफ़ा 302 के तहत कि इसको मौत की सज़ा सुनाई जाती है, ठीक है, या 10 साल सज़ा सुनाई जाती है, जो बनते थे उसका मतलब होता आपका ये आईपीसी है उसका मतलब, ठीक है। ये जो वर्ड है आपका उर्दू का वर्ड है। और दोस्तों वहाँ पर जब बोलता दफ़ा 302 के तहत, तो दफ़ा का दोस्तों मतलब आपका होता है धारा, ठीक है। और दोस्तों पता होगा संविधान में आपकी कितनी धाराएं हैं? तो दोस्तों यहाँ पे आपकी 21 धाराएं हैं, सॉरी यहाँ पे आपको 23 धाराएं, 511 धाराएं आपकी, 511 धाराएं हैं,
ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और 23 दोस्तों आपके अध्याय हैं भारतीय आचार संहिता में, ठीक है। और बात करें सीआरपीसी की तो वहाँ पे आपका 484 धारा है, उसको चैप्टर के बाद आपको पढ़ाया जाएगा। अब थोड़ा आगे चलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं आपका अपराध की परिभाषा के बारे में, ठीक है, कि अपराध की अब क्या परिभाषा हो सकती है। तो दोस्तों कुछ विद्वान थे जिन्होंने आपकी अपराध की परिभाषा दी, लेकिन दोस्तों वो परिभाषा जो आपकी गलत साबित हुई। किस तरह से बताते हैं आपको। जैसे दोस्तों यहाँ पे बोला आपका स्टीफन के अनुसार, इन्होंने बोला था कि समाज में जो आपका अरुचिकर कार्य जो है वो आपका अपराध कहलाएगा इनके अनुसार। लेकिन गलत कहाँ साबित होगी। जैसे मान लीजिए दोस्तों आप किसी खेत पे जाते हो और खेत आपका नहीं है, किसी और खेत है, उसमें आपका गन्ना लगा हुआ है, ठीक है, और आप गन्ना तोड़ लेते हैं, तो उसमें दोस्तों क्या हुआ, जिसका खेत वाला उसको नुकसान हुआ आपका, मतलब उसमें आपका उसको इंटरेस्ट तो रहेगा उस चीज़ में, अच्छा तो लगेगा नहीं वो। लेकिन दोस्तों आपने कोई अपराध भी नहीं किया इसमें, ठीक है, ऐसा कोई अपराध नहीं किया जिसके लिए आपको सजा मिल सके। तो दोस्तों इस तरह से आपकी परिभाषा जो आपकी है फेल हो जाती है। अगला दोस्तों आपका केनी के अनुसार इन्होंने क्या बोला कि अपराध ऐसा दोष है जो किसी सामान्य व्यक्ति द्वारा क्षमा के योग्य नहीं है। तो दंड देने का अधिकार और क्षमा करने का जो अधिकार है वो केवल आपका सम्राट के पास है। तो दोस्तों इसमें क्या होगा सम्राट का, जो सम्राट होगा, जो इसका लोकप्रिय आदमी होगा, ठीक है, उसको दंड देगा नहीं आपका, ठीक है। हो सकता है किसी दुश्मनी हो तो उसको दंड का प्रावधान कर दे। तो इस तरह से ये भी परिभाषा यहाँ पे आपकी फेल हो जाती है। तो दोस्तों इसकी जो परिभाषा बनती है वो यहाँ पे बनती है, देखिए 2 पॉइंटों को मिला के बनती हैं, ठीक है, कि जब विधि में प्रावधान नहीं कर दिया जाए तब तक वह अपराध नहीं कहलाएगा, ठीक है। एक पॉइंट तो आपको ये हो गया। और दूसरा आपका यह है कि विधि विरुद्ध किया गया कार्य जो वो आपका अपराध है। यानी जब आपके दोनों पॉइंट मिलेंगे तभी आपका इसकी अपराध की परिभाषा बनेगी सही, ठीक है। जैसे समझ सकते हैं आपका एग्जाम्पल, जैसे आपका निर्भया कांड हुआ था 2013 में। तो दोस्तों इसमें क्या हुआ, आपका 5 जो थे आरोपी 5 लोग थे, ठीक है। तो जिसमें दोस्तों 4 को तो आपकी मिल गई थी मौत की सजा, और एक जो था उसको मौत सजा नहीं मिली। क्यों नहीं मिली थी, क्योंकि दोस्तों बोला गया था कि वो आपका नाबालिग है, ठीक है, यानी उसकी जो एज थी वो 18 वर्ष से कम थी, तो उससे दोषमुक्त आपको घोषित कर दिया गया था। क्योंकि दोस्तों उस समय कोई प्रावधान नहीं था आपका कि जो 18 वर्ष से कम व्यक्ति का की सजा हो सकती है, ठीक है, बलात्कार में, इसलिए उसको आपका छोड़ दिया गया था। इस तरह से आप समझ सकते हो। अब दोस्तों थोड़ा आगे चलते हैं। आपका आगे दोस्तों आपका अपराध के तत्व। तो दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। यहाँ से दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं कि अपराध के लिए कौन कौन से तत्व का होना आवश्यक है। तो दोस्तों अपराध के लिए आपका मेनली 4 तत्वों का होना आवश्यक है, ठीक है, 4 का ही होना आवश्यक है। अगर एक भी तत्व इसमें से मिसिंग हुआ तो अब वो आपका अपराध नहीं कहलाया जाएगा। कौन कौन सा इसमें दोस्तों, पहला है आपका मानव है, ठीक है। एक है आपका आपराधिक मनस्थिति या दुराशय, जिसको बोलते हैं आपका मेंसरिया भी बोला जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेंसरिया किसे बोलते हैं। ये आपको 4 ऑप्शन दे देगा कि इसमें किसको बोला जाएगा, बोला जाता है आपका मेंसरिया, ठीक है, वो आपको बताना है। उसका दोस्तों आपका आता है आपराधिक कृत्य। फिर दोस्तों आपका आता है मानव तथा समाज को क्षति, यानी उससे आपके मानव समाज को क्षति पहुंच रही है तो वो आपका अपराध करा जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों 4 पॉइंटों को हम समझते हैं एक एक करके। पहले दोस्तों बात करते हैं आपका मानव की। इसमें दोस्तों क्या होगा आपका, यानी अगर दोस्तों कोई अपराध है तो उसके लिए मानव का होना ही जरूरी है, ठीक है, बिना मानव के वो अपराध आपका नहीं हो सकता है। जैसे कि आपको मान लो कोई रास्ते में आप जा रहे हो, ठीक है, आपके वो पेड़ गिर जाता है, तो दोस्तों इसमें आपका जो पेड़ है वो आपका अपराध नहीं माना जाएगा, ठीक है, यानी उसमें पेड़ पौधों को सजा नहीं होगी, ठीक है, वो सजा होगी वो आपका मनुष्य को हो सकती है, तो उस केस में आपका अपराध नहीं हुआ वो, ठीक है। और दूसरा दोस्तों आपका मानव में कौन कौन शामिल होता है आपका, इसमें दोस्तों आपका स्त्री और आपका पुरुष दोनों इसमें शामिल होते हैं। और दोस्तों कुछ लोग सोचेंगे जो आपका किन्नर होते हैं वो किस शामिल होते हैं, तो दोस्तों वो किन्नर आपके दोनों में से किसी में भी शामिल हो सकते हैं, ठीक है, उनके लिए अलग से कोई प्रावधान नहीं किया गया है यहाँ पे। तो दोस्तों ये आपका मानव हो गया, ठीक है, उसके लिए आपका मानव का होना जरूरी है, यानी जो आपका मेन पॉइंट है वो आपका मानव है अपराध होने के लिए, ठीक है, सबसे जरूरी तत्व जो आपका वो आपका मानव है। दूसरा पॉइंट दोस्तों आपका आता है आपराधिक कृत्य, ठीक है, यह कैसा तो आपराधिक मनस्थिति, ठीक है। तीसरा आपका आएगा आपराधिक कृत्य। इसका दोस्तों मतलब क्या आपका, या मेंसरिया बोल सकते हैं इसको, ठीक है, यानी कि आप जो आपका मानव है उसका मन भी आपका अपराधी होना चाहिए, मानव का मन भी अपराधी होना चाहिए,
तभी दोस्तों वो आपका अपराध करा जाएगा। ठीक है, अगर मानव का आप जो मन है वो आपका अपराधी नहीं है तो वो आपका अपराध नहीं करा जाएगा। जैसे दोस्तों आपका एक मेल है, पुरुष है, एक आपकी महिला है। ठीक है, दोनों की एज आपका 18 साल से ऊपर है और दोनों अपनी सहसहमति से संबंध बनाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों उसमें आपका अपराध नहीं है। ठीक है, और मान लीजिए दोस्तों मेन जो आपका राजी है, फीमेल आपकी राजी नहीं है, ठीक है, संबंध बनाने के लिए, तो दोस्तों इसमें जो आपका अपराध कराया जाएगा, ये आपका अपराध हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको समझ सकते हो कि जो मानव का मन भी वो आपका अपराधी होना चाहिए। तीसरा दोस्तों आपका पॉइंट है आपराधिक कृत्य, कि मानव के मन के साथ साथ आपका उसे कार्य करने का कृत्य भी शामिल होना चाहिए। ठीक है, यानी कि मनस्थिति को पूरी करने के लिए आपका कार्य भी होना जरूरी है। कार्य नहीं होगा तो आपका अपराध नहीं कराया जाएगा। जैसे दोस्तों आपका एग्जाम में समझते हैं, जैसे आप कोई बैंक में गए, ठीक है, वहाँ आप देखते हो बहुत सारे पैसे मिल दिखेंगे आपको बैंक में। ठीक है, तो आपके मन में आता है कि इस पैसों को लूट लूँ मैं। ठीक है, लेकिन आप लूटते नहीं हो। तो दोस्तों ये आपने मतलब आपके मन में आया अपराध करने का, लेकिन आपने अपराध नहीं किया, नहीं उन पैसों को नहीं लूटा, तो दोस्तों ये आपका अपराध नहीं कराया जाएगा। ठीक है, और जैसे दोस्तों अपराध क्या कराया जाएगा आपका, जैसे मान लीजिए आप कोई एग्जाम देने जाते हैं, जैसे आप मान लो आप यूपीएससी का एग्जाम देने गए किसी सेंटर पे, तो वहाँ पे सारे अपने अपने बैग रख देते हैं बाहर। ठीक है, मान लो एक साथ सभी बच्चों ने बैग अपने बाहर रख दिए, मतलब जहाँ आपका एग्जाम हो रहा है उसके बाहर, और आपका बैग पुराना है। ठीक है, एक बच्चे का बैग आपका नया है। ठीक है, उसमें जो फ़ोन है वो भी देख लिया आपने, नया फ़ोन है, उसमें अच्छा फ़ोन है, महंगा फ़ोन है, और आपका पुराना फ़ोन है 1000-2000 रुपये का। ठीक है, तो आपने क्या किया, एग्जाम खत्म हुआ, वो बच्चा भी एग्जाम से बाहर नहीं निकला, तो आपने अपना बैग छोड़ के उसका बैग आपने उठा लिया और उसका बैग उठा के अपने घर ले आए। तो दोस्तों ये आपने अपराध किया है। ठीक है, तो ये आपका आपराधिक कृत्य हो गया। चौथा दोस्तों आपका कि मानव तथा समाज को क्षति। ठीक है, यानी कि आपका किसी मानव के शरीर को क्षति हो, ठीक है, मन को हो, या आपका धन को क्षति हो, ठीक है, या आपका मान सम्मान को क्षति हो, तो दोस्तों जब ये आपका अपराध कहलाएगा। यानी अगर दोस्तों ये आपके चारों तत्व शामिल होंगे तभी आपका अपराध कहलाया जाएगा। ठीक है, ये तो दोस्तों बात होगी आपके अपराध की। अब दोस्तों इसके बाद आपका आता है कि इनकी कुछ आपके जो आपका अपराध है इसके कुछ आपके अपवाद भी हैं। जैसे दुराशय के अपराध देखते हैं पहले। ठीक है, दुराशय के अपवाद, किसके क्या क्या आपके अपवाद हो सकते हैं। ये दोस्तों आपका पहला पॉइंट बनता है आपका कठोर दायित्व। ठीक है, जैसे दोस्तों मान लो आप अपने घर से बाहर निकले, ठीक है, कोई आदमी वहाँ से निकल के आ रहा है अपने कुत्ते को लेके, या कुत्ता हो या कोई हो अपने पालतू जानवर लेके आ रहा है। ठीक है, वो कुत्ता आपको खा जाता है, तो दोस्तों उसमें जो आपका कुत्ते ने तो अपराध नहीं किया कोई। ठीक है, जो आपका मेन दायित्व बनता है वो आपका मालिक का बनता है कि उस कुत्ते को आपका पकड़ के रखे, संभाल के रखे। ठीक है, तो ये आपका कठोर दायित्व के अंतर्गत आता है। वैसे दोस्तों उसने आपका अपराध नहीं किया, लेकिन इस तरह से उसने अपराध किया क्योंकि अपने कुत्ते को संभाल के उसने नहीं रखा है। ठीक है, और दूसरा दोस्तों आप जैसे आपका हो गया एग्जाम्पल, एक बोलते हैं लोक उपताप। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, जैसे मान लो कहीं पर आपको जाम लगा हुआ है, ठीक है, पीछे से आप आगे आप जा रहे हो गाड़ी में, पीछे से बाइक वाला आया और वो लगातार अपना हॉर्न बजा रहा है। ठीक है, वैसे दोस्तों का हॉर्न बजाने का मतलब किसी को क्षति पहुंचाना तो नहीं है उसका, लेकिन दोस्तों उससे क्या हो रहा है, जो आप हो गए या और भी वाहन वाले खड़े हैं लोग वहाँ पे, उनको उससे नुकसान हो रहा है। ठीक है, उससे आपका परेशान हो रहे हैं, तो ये भी दोस्तों एक तरह से आपका अपराध हुआ। मतलब उसका अपराध करने का मन नहीं है, लेकिन उसने वैसे जाने अनजाने में अपराध ही किया एक तरह से। ठीक है, एक दोस्तों आपको हो गया अपमिश्रण। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, जैसे मान लो कोई दूधिया है आपका, ठीक है, वो दूध में आपका पानी मिला देता है, यानी दूध है आपका 50% और 50% उसने आपका पानी मिला दिया। लेकिन दोस्तों दूध में पानी मिलाने का उसका जो मकसद है ये नहीं है, उसका मकसद क्या है उसका, कि उसका दूध की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है, उसको पैसे ज़्यादा मिले। ठीक है, लेकिन दोस्तों उसका मतलब ये नहीं कि किसी बच्चे का पेट खराब हो जाए या तबीयत खराब हो जाए। ठीक है, ऐसा उसका कोई आपका विचार नहीं है, लेकिन दोस्तों इसने भी जाने अनजाने में एक तरह का आपका अपराध किया है। और चौथा दोस्तों देखते हैं कि न्यायालय की अवमानना।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, जैसे दोस्तों आपने देखा होगा लिखा रहता है कि सार्वजनिक जगह पर पेशाब करना मना है, ठीक है, और वहाँ पे आपने पेशाब कर दिया तो वो भी एक तरह से आपने अपराध किया है। या जैसे मेट्रो में जाते हुए लिखा होगा थूकने पे जुर्माना है, थूकना मना है यहाँ पे, वहाँ पे थूक दिया, ठीक है, लेकिन आपने जानबूझ के नहीं थूका है, तो लेकिन वो भी आपने एक तरह से अपराध किया है। ठीक है, यानी कि मन में दुर्भावना ना होने के बाद भी आपका अपराध होता है। अब दोस्तों बात देखते हैं, आपका अगला है आपराधिक कृत्य का अपवाद देखते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें आपके 2 पॉइंट बनते हैं, 2 अपवाद बनते हैं। कौन कौन से? पहला बनता है आपका कि कार्य होते हुए भी अपराध ना होना, अपराध का ना होना। ठीक है, जैसे दोस्तों आपकी धारा 82 है आईपीसी की, क्योंकि दोस्तों इसको हम पढ़ाएंगे आपको अगली वीडियो में। ठीक है, धारा 1 से लेकर आपको स्टार्ट करेंगे, 511 हैं, जितनी आपकी इंपॉर्टेंट है वो सभी मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में अच्छे से। ठीक है, तो इसमें क्या है दोस्तों आपका कि 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों या बच्चे द्वारा किया गया कार्य अपराध नहीं है। ठीक है, यानी दोस्तों अगर बच्चे की उम्र आपका 7 वर्ष से कम है और वो किसी का खून कर दे, किसी के सिर पर पत्थर मार देता है और वो इंसान मर जाता है, ठीक है, तो दोस्तों वो अपराध नहीं है, उस पर जो बच्चे पे आपका केस नहीं चल सकता है। ठीक है, ये आपका हो गया, क्योंकि वो आपका समझदार इतना होता नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है। और एक दोस्तों आपका अगला आता है धारा 83 के अंतर्गत, तो दोस्तों 7 वर्ष से लेकर आपका 12 वर्ष तक कि मध्य किया गया कार्य, ठीक है, अपराध नहीं होगा। यानी कि बच्चा आपका 7 वर्ष से लेकर 12 वर्ष के बीच का है, तो उसने जो अपराध किया वो आपका अपराध नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसका रीजन है आपका नहीं होगा। ये किस कंडीशन में दोस्तों? जब बच्चा जो आपका ना समझ हो, ना समझ हो। ठीक है, अगर बच्चे को समझ नहीं है तो दोस्तों आपका अपराध नहीं होगा। जैसे मान लीजिए किसी ने किसी सिर पर पत्थर मार दिया, ठीक है, और बच्चा मर जाता है वहाँ पे इंसान, और दोस्तों वहाँ पे आपकी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पुलिस भी आ जाती है, लेकिन दोस्तों वो बच्चा जो वहाँ से टच से मस नहीं होता है, यानी वो बच्चा जो वहीं पर खड़ा रहता है, उसको नहीं पता कि मैं क्या गलत किया सही किया है, तो इस तरह से यानी कि उस बच्चे को अपनी इतनी समझ नहीं है, तो दोस्तों वो भी आपका अपराध नहीं होगा। 2 दोस्तों आपके ये हो गए। एक दोस्तों आपका आता है धारा 84 में, वो क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति आपका पागल है, ठीक है, या आपका विकृत है, ठीक है, तो उसके द्वारा जो आपका अपराध किया गया है वो भी आपका अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये तो दोस्तों पहला पॉइंट हो गया आपका कि कार्य होते हुए भी अपराध का ना होना। और दूसरा पॉइंट दोस्तों आपको होता है कि कार्य ना होते हुए भी अपराध। ठीक है, जैसे दोस्तों आपका धारा 399 में आता है, क्या आता है? डकैती की तैयारी करना। अगर दोस्तों आप डकैती की तैयारी कर रहे हो और आपने डकैती नहीं डाली अब तक, तो दोस्तों ये भी आपका एक तरह से अपराध है, ये भी आपने अपराध किया है। ठीक है, फिर दोस्तों अगला आपका आता है धारा 402 में। इसमें क्या है आपका कि डकैती के लिए इकट्ठा होना, डकैती के लिए इकट्ठा होना। ठीक है, यानी कि आप डकैती के लिए इकट्ठा हो रहे एक साथ ग्रुप बना रहे हो, तो दोस्तों वो भी आप एक तरह से अपराध कर रहे हो। ठीक है, एक दोस्तों आपका इसमें आता है दायित्व, प्रतिनिधित्व दायित्व, तीसरा पॉइंट। उसमें दोस्तों क्या है आपका, जब मान लीजिए दोस्तों आप कहीं जा रहे हो बाहर और वहाँ पे नहर पड़ती रास्ते में, ठीक है, वहाँ पे कुछ बच्चे आपके डूब रहे हैं नहर में, और दोस्तों आपको तैरना आता है अच्छी तरह से। ठीक है, यानी तैरने में आप एक्सपर्ट हैं, आपने अवार्ड जीते हुए तैराकी में और कई खेलों में आपने तैराकी में भाग लिया हुआ है, तो दोस्तों आपका दायित्व बनता है कि आप उस बच्चे को नहर में कूद के उस बच्चे को आपका बचाएं बच्चों को। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो भी दोस्तों वो आपकी तरफ से अपराध करते हो। ठीक है, तो दोस्तों ये तो दोस्तों आपके हो गए अपराध। अब दोस्तों बात करते हैं आपका भारतीय दंड संहिता के अध्याय, कि दोस्तों बताया आपको कि जो आपका टोटल अध्याय है वो आपका 23 अध्याय है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपके संविधान के भाग होते हैं, जो अनुच्छेद पढ़ते हैं उसमें संविधान के भाग हैं आपके, कितने भाग हैं? 22। तो दोस्तों इसी तरह से आपका भारतीय दंड संहिता में आपके 23 टोटल अध्याय हैं। ठीक है, इस वीडियो में दोस्तों हम आपके जो अध्याय हैं उन सबको देखेंगे, और दोस्तों इससे अगले वीडियो में आपका धारा 1 से लेकर स्टार्ट करेंगे पढ़ाना,
उससे दोस्तों क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आप धारा, ये जैसे धारा 53 आपकी कौन से अध्याय में है। ठीक है, तो बात करते करके दोस्तों, जैसे आपका अध्याय पहला, उसमें क्या आपका उद्देशिका है। इसमें आपका धारा 1 से लेकर धारा 5 तक है। इसमें धारा को परिभाषित किया गया है, भारतीय दंड संहिता वगैरह को। ठीक है, उसका दोस्तों आपका आता है अध्याय 2। इसमें क्या आपका साधारण स्पष्टीकरण, जो कि आपका आता है धारा 6 से लेकर धारा 52 के अंतर्गत। फिर है दोस्तों आपका धारा यानी अध्याय 3। इसमें क्या है, दंडों के विषय में आपका बताया गया है कि कौन से केस में आपका कौन से कितना दंड दिया जाएगा। ठीक है, इसमें आपका धारा 53 से लेकर धारा 75 तक है, 75 तक। फिर दोस्तों है आपका अध्याय 4। इसमें क्या है, साधारण अपवाद है, जो कि धारा 76 से लेकर आपका धारा 106 तक है। फिर आगे देखते हैं आपका कि अध्याय 5। इसमें क्या है, दुष्प्रेरण के विषय में बताया गया इसमें। ठीक है, धारा 107 से लेकर धारा 120 तक। फिर दोस्तों आपका अध्याय 5 का आता है, या तो 5 का बोलो या आपका 5A बोलो इसको। ठीक है, ये आपका आपराधिक षड्यंत्र, इसमें धारा 120 का और धारा 120 खा है। और दोस्तों धारा 120 में का में क्या है, इसकी आपकी परिभाषा है आपराधिक षड्यंत्र की। और धारा 120 खा में आप क्या है, इसके लिए आपका दंड का प्रावधान किया गया है। फिर दोस्तों आपका अध्याय 6 में क्या आता है कि राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय में, यानी कि राज्य के विरुद्ध जितने भी आपके अपराध किए गए हैं उन सब के लिए आपका अध्याय 6 है, जिसमें धारा 121 से लेकर 130 तक आपका में वर्णन किया गया है। फिर दोस्तों आपका अध्याय 7 है, जिसमें आपका सेना, नौसेना और वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में बताया गया है, जो कि आपका धारा 131 से लेकर धारा 140 तक है। फिर दोस्तों आपका अगला आता है अध्याय 8, जिसमें क्या है आपका कि सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध। ठीक है, इसमें धारा 141 से लेकर धारा 160 तक है। अगला दोस्तों आपका अध्याय 9। इसमें दोस्तों आपका आता है लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध जो हैं वो आपका अध्याय 9 में आते हैं, जो कि धारा 161 से लेकर धारा 171 तक। फिर दोस्तों आपका अध्याय 9 का है, जिसमें कि आपका चुनाव संबंधी अपराध हैं, जो कि धारा 171 का से लेकर धारा 171 जहां तक। ठीक है, फिर है दोस्तों आपका अध्याय 10, जिसमें आपका लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के विरुद्ध अवमानना का वर्णन किया गया है। ठीक है, जो कि आपका धारा 172 से लेकर 190 तक आपका है। फिर है दोस्तों आपका अध्याय 11, जिसमें आपका झूठा साक्ष्य तथा लोक न्याय के विरुद्ध अपराध के विषय में वर्णन किया गया है। यानी कि जैसे कि आप कोर्ट में कोई झूठा साक्ष्य मतलब जैसे कि कोर्ट में दोस्तों आप कोई झूठा साक्ष्य आपका दिखाते हो तो भी आपको एक तरह से अपराध होता है, जो कि दोस्तों आपका धारा 191 से लेकर धारा 229 तक है। फिर दोस्तों आपका अध्याय 12 आता है, जिसमें सिक्के तथा सरकारी स्टाम्प से संबंधित अपराध हैं, जो कि धारा 230 से लेकर आपका धारा 263 का तक है। फिर अगला दोस्तों आपका है अध्याय 13, जिसमें माप और तोल से संबंधित अपराध के लिए आपका दंड का प्रावधान है, जिसमें दोस्तों आपका धारा 264 से लेकर धारा 267 तक है। फिर दोस्तों आपका अध्याय 14 आता है, जिसमें आपका लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा आदि से संबंधित अपराध के बारे में बताया गया है, जो कि धारा 268 से लेकर 294 तक है। और अध्याय 15 क्या आपका कि धर्म संबंधी अपराध जो भी हैं उसके लिए दंड का प्रावधान जो आपका धारा 295 से लेकर धारा 298 तक है। ठीक है, और दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट धाराएं अध्याय वो दोस्तों आपके हैं अध्याय 16 और दोस्तों आपका अध्याय 17। ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, इसके बाद हम आपका विस्तार से इनको पढ़ेंगे अगली वीडियो में। इसमें क्या दोस्तों कि मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराध जितने हैं वो आपके अध्याय 6 में आते हैं, जो कि धारा 299 से लेकर आपका धारा 377 तक। फिर दोस्तों आपका आता है अध्याय 17। इसमें क्या है संपत्ति के विरुद्ध अपराध, जो कि धारा 378 से लेकर आपका 462 तक आता है। अध्याय 18 में क्या है आपका कि दस्तावेजों से संबंधित जो भी अपराध हैं वो आपके अध्याय 8 में आएंगे, 18 में आएंगे, यानी कि धारा 463 से लेकर धारा 489 तक। इसके बाद दोस्तों आपका अगला है अध्याय 19। इसमें क्या है कि सेवा संविदा का आपराधिक जो भंजन है वो आपका अध्याय 19 में आएगा, धारा 490 से लेकर धारा 492 तक। अध्याय 20 में क्या है दोस्तों विवाह से संबंधित अपराध जितने हैं वो आपके धारा अध्याय 20 में आएंगे, धारा 493 से लेकर 498 तक। यानी दोस्तों आपका इसमें होता है कि एक पति के होते हुए या एक पत्नी के होते हुए दूसरा विवाह आपका नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चाहे पति हो या पत्नी हो, एक जीवन साथी को होते हुए वो अपना दूसरा विवाह नहीं कर सकता है। ठीक है, वो आपका अध्याय 20 में आता है। अगला आपका अध्याय 20 का, इसमें क्या है कि पति या पत्नी के संबंधियों द्वारा निर्दयता, धारा 498 का के अंतर्गत आता है। जैसे दोस्तों आप दहेज के लिए
किसी को पीड़ित करते हैं महिला को, ठीक है, उस ससुराल वाले, या दोस्तों आप कहोगे कि पति कि घर वाले उस पर अत्याचार करते हैं, तो दोस्तों वो सब आपके धारा 498 का के अंतर्गत आते हैं। अगला दोस्तों आपका अध्याय 21 मानहानि से समझा, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका आता है धारा 499 से लेकर धारा 502 के तहत 2 तक, ठीक है। मानहानि का मतलब दोस्तों क्या होता है, जैसे दोस्तों आगे कहाँ चलता है आपका, एक तो पॉलिटिक्स हो गया, उसमें चलता है कि किसी नेता ने किसी दूसरे नेता पर मानहानि का मुकदमा दर्ज कर दिया, मुकदमा, ठीक है, या किसी हीरो ने किसी हीरोइन पर कर दिया, किसी हीरो ने दूसरे हीरो पर कर दिया, तो इस तरह से आपका चलता रहता है। अगला आपका अध्याय 22, इसमें क्या है दोस्तों, आपका आपराधिक अपमान, जो कि आपका धारा 503 से लेकर 510 तक है। फिर दोस्तों आपका आता है अध्याय 23, इसमें क्या है, अपराध का प्रयत्न यानी अपराध करने का जो प्रयास किया जाता है वो आपका अध्याय 23 के अंतर्गत आता है। ये आपका धारा 511 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो दोस्तों ये दो जो हो गया आपके सारे अध्याय हो गए। कितने अध्याय थे आपके, 23, यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका चैप्टर। और धारा कितनी आपकी 511 है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आपका सेक्शन, ठीक है। और दोस्तों इससे जो अगली वीडियो बनेगी आपकी, उसमें आपकी धारा बताई जाएंगी, धारा 1 से लेके पूरा अच्छे से आपका एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है, 1 से लेकर आपका 511 तक। यानी दोस्तों आपके 2 से 3 वीडियो में आपका कंप्लीट कर दूंगा सारी धाराएं, ठीक है, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए यूपीएसआई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं यूपीएसआई में धाराओं से, ठीक है। तो एक तो दोस्तों आपको सीधा पूछता है कि इसके लिए दंड का प्रावधान कौन सी धारा में है, ठीक है। दहेज प्रथा कौन सी धारा से संबंधित है, ये आपका हो गया, दहेज मांगना है करना, ठीक है। एक आपका दोस्तों पूछता है कि दंड कितने प्रकार से दिया जा सकता है आईपीसी धारा के तहत, ठीक है। ये सब आपके क्वेश्चन बनते हैं इस तरह से आपका, कि इसमें कितने साल की सजा का प्रावधान है, ये सब आपके क्वेश्चन बनते हैं, उन सबको आपको बताया जाएगा। और दोस्तों बताना चाहूँगा आपको कि हमारे चैनल दोस्तों आपका यूपीएसआई के लिए फ्री तैयारी कराई जा रही है, जहाँ पर दोस्तों आपको डेली सुबह 6 बजे वीडियो मिलती है, 6 AM पर मैथ की, और यह आपका मिलेगी रीजनिंग की, ठीक है, जिसमें दोस्तों आपके हफ्ते के 4 दिन आपको मैथ मिलेगा, और दोस्तों 3 दिन मिलेगा आपको रीजनिंग। और दोस्तों शाम को 6 बजे वीडियो मिलेगी आपको, 6 PM पर मूल विधि की, और दोस्तों रात को 9 बजे मिलेगी आपको 9 PM पर संविधान एवं राज्य व्यवस्था की, संविधान एवं राज्य व्यवस्था, ठीक है। ये दोस्तों ये वीडियो हमारे पहले बनाई जाती है, फिर दोस्तों हमारे चैनल पर यह वीडियो आपका अपलोड की जाती है। और दोस्तों कुछ बच्चों के भाई मैसेज आते हैं कि सर आप लाइव क्यों नहीं आते हो, ठीक है। लाइव का दोस्तों मैं आने का क्यों नहीं आता हूँ, इसका रीज़न ये है दोस्तों, लाइव क्लास में क्या होता है कि बच्चों को टाइम बहुत बर्बाद होता है। आपने देखा होगा, और चैनल लाइव चलाते हैं उसमें क्या होता है दोस्तों कि एक क्वेश्चन है उसके ऊपर 5 बार पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें टाइमर सेट कर देते हैं कि जी इस क्वेश्चन में 30 सेकंड का किसका आंसर दो, तो बच्चे आंसर देते हैं, तो उसको एक क्वेश्चन में आपका 3 से 4 मिनट ऐसे बर्बाद कर देते हैं लोग, ठीक है। यानी मान लो अगर दोस्तों आपकी 1 घंटे की वीडियो है, तो 1 घंटे में आपका 30 मिनट तो कम से कम वैसे ही बर्बाद हो जाता है क्वेश्चन पूछने पासने में, ठीक है। इसलिए मैं आपका लाइव वीडियो नहीं बनाता हूँ कि उसको फायदा नहीं कोई, ये वीडियो अपलोड की जाती है। अगर दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, सब्सक्राइब कर लें, और साथ दोस्तों नीचे आपका एक घंटी सी बनी आ रही होगी, ठीक है, वहाँ पर अगर आप प्रेस कर दोगे, उसको ऑन कर दोगे, तो दोस्तों जैसे कोई हमारी वीडियो अपलोड होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पर जाकर हमारी वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।